ठीक आहे. आवाज येत आहे सगळ्यांना? स्क्रीन दिसत आहे का? हॅलो, आवाज येत आहे? स्क्रीन दिसत आहे का? हॅलो. हो सर, दिसतंय. ओके. पहा, आज आपण हिंदी या विषयांतर्गत जे आपले मार्क्स आहेत त्या हिंदी विषयापैकी जो पहिलं आपलं जो टॉपिक आहे तो आहे वर्णमाला. आता जसं आपल्याला मराठीमध्ये वर्णमालेवरती 2-3 प्रश्न विचारले जाणार आहेत, तसंच इथं सुद्धा 2-3 प्रश्न विचारले जाणारच आहेत. आता जसं मराठीमध्ये आपल्याला वर्ण आहेत, अगदी त्याच पद्धतीने हिंदीमध्ये आहेत. जे तफावत आहे ते आपण लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे, चालू करूया आपण. ठीक आहे, तर 2 ते 3 मार्क इथे येणार आहेत. ठीक आहे. वर्णमाला आता पहा, हिंदी बघा आता, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है. भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है. आपल्या लक्षात येत असेल की भाषा हा शब्द कशापासून बनलेला आहे? भाषा शब्दापासून बनलेला आहे. भाष का अर्थ है बोलना. भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना. भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है. आणि भाषेतली जी महत्वाचा विभाग आहे तो कुठला आहे? वाक्य आहे. आता बघा, वाक्य से छोटी छोटी इकाई जैसे उपवाक्य है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, पदबंध से भी छोटी इकाई पद यानी शब्द है, और पद शब्द से छोटी इकाई अक्षर है, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण है. ध्वनि को वर्ण कहते हैं. ध्वनि और वर्ण दोनों एक है. बघा, सगळ्यांच्या लक्षात येत असेल, वाक्य, वाक्यापेक्षा छोटं काय आहे? उपवाक्य, उपवाक्यापेक्षा छोटं काय आहे? पदबंध. त्याच्यानंतर शब्द म्हणजे पद. त्याच्यानंतर पदापेक्षा छोटं काय? अक्षर. अक्षरापेक्षा छोटं ध्वनी किंवा वर्ण, म्हणजेच वर्णमाला. थोडक्यात आहे. त्याच्यानंतर बघा, ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, लेकिन वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में आता है. बघा काय सांगितलंय? ध्वनि क्या कर सकते हैं? हम सुन सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं और बोल सकते हैं ध्वनि, लेकिन वर्ण जो है वो क्या करना पड़ता है? आपको लिखना पड़ता है, पढ़ना है और देखने में आता है. अतः लघुतम वाक ध्वनि को वर्ण कहते हैं. म्हणजे एकदम छोटं जे ध्वनि असेल त्याला काय म्हणतात? वर्ण म्हणतात. कहते हैं, जैसे यहाँ देखिए, वाक्य, उससे छोटा उपवाक्य होता है, उससे छोटा उपबंध होता है, उससे छोटा पद यानी शब्द होता है, उससे छोटा अक्षर होता है, और उससे छोटा वर्ण यानी ध्वनि होता है. अब देखेंगे वर्ण क्या है. वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या विभाजन न हो. वर्ण किसको कहते हैं? जिसका खंड या विभाजन न हो सके. जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि. वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जो कान को विषय है, कान का विषय है, और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. बघा, जिसके टुकड़े किया नहीं जा सकते उसे वर्ण कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है. छोट्यात छोटा जो भाग आहे त्याचा तो काय आहे? वर्ण आहे.
भाषा का। देखिए अब आगे जाते हैं। वर्णमाला, आता आपल्याला याच्यावरती प्रश्न एखादा येण्याची शक्यता असते, वर्ण म्हणजे काय, किंवा भाषा की छोटी सी छोटी इकाई कौन सी है भाषा की छोटी सी छोटी इकाई। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी। हेलो, हाँ आवाज येतोय का माझा? हॅलो, हा सगळ्यांना इथं मी हे केलेलं आहे, परमिशन दिलेली आहे बोलण्याची। हा बोला, आवाज येत आहे? हेलो, सर आवाज आ रहा है आपका। हाँ ठीक है, तो थोड़ा प्रतिशत भी दीजिए। लिखिए, मैंने क्या कहा, भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। उसके बाद वर्णमाला, देखो वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। सोपा है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। हिंदी लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है। और कुल कितने वर्ण है उसमें? 52। ठीक है, उसके बाद स्वर देखिए। अब वर्णमाला में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। स्वर देखिए, स्वर में क्या क्या आता है हिंदी में? अ आ ई। उसके बाद उ रू ए और ए ओ औ। ये स्वर है हिंदी के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्वर है हिंदी में? 11 स्वर है। आगे देखते हैं व्यंजन। क वर्ग, जैसे हमने मराठी में पढ़ा, क वर्ग में 5 है। क ख ग घ अंत्यष्ट ग। च वर्ग में च छ ज झ त्र ट ठ ड ढ न त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। अंत्यस्थ, अंत्यस्थ में क्या क्या आता है? य र ल व, यह है अंत्यस्थ। अब ऊष्म, श श स ह। संयुक्त, क्ष त्र ज्ञ श्र। मराठीमध्ये संयुक्त मध्ये 2च होते, इथं मात्र किती आहेत? किती आहेत? 4 आहेत। लक्षात घ्या। द्विगुण, द्विगुण देखिए ड और ढ, जिसके नीचे क्या है? एक बिंदी है, देखिए। उसके बाद अनुस्वार या चंद्र बिंदु, जैसे और ए, एंकर में जो होता है वो। विसर्ग है आहा। ठीक है, अभी उसका विस्तृत विवेचन हम देखेंगे, वर्ण भेद क्या है। ठीक है, इधर आइए। वर्ण भेद म्हणजे वर्णाचे प्रकार आहेत। एक तरफ है स्वर, दूसरी तरफ है व्यंजन। वर्ण में फिर देखिए ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक, दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिक, हे समजत असेल तुम्हाला, एक मात्रा, 2 मात्रा। लुप्त है, त्रिमात्रिक, याच्यावर प्रश्न येतो या लुप्त वरती। लुप्त, त्रिमात्रिक। वैसे ही व्यंजन में स्पर्श व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब स्वर क्या है वो देखेंगे। स्वर में क्या है?
स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नाही होती, उसे स्वर कहते हैं. बघा, स्वराचा उच्चार करताना दुसऱ्या कुठल्या वर्णाची आपल्याला आवश्यकता असते का? अ म्हणायला आपल्याला दुसरा वर्ण कुठला आवश्यक आहे का? नाही. जसं बाकीचे पण आहेत, अ आ इ ई, ला काय म्हणतात? स्वर म्हणतात. आता स्वरों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठाकर मुंह में बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से मुंह या नाक से द्वारा बाहर निकल जाती है. म्हणजे कुठल्याही अडथळा न येता ही जी हवा आहे ती काय होते? आपल्या तोंडातून बाहेर जाते. अर्थात उसके लिए जीभ, होठ, गला आदि परस्पर कहीं स्पर्श नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं. अभी स्वरों के भेद देखिए. मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर रस्व स्वर. पहला कौन सा है? रस्व स्वर. उसे कहते हैं एक मात्रिक. रस्व स्वर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रस्व स्वर को? रस्व स्वर को ही दूसरा शब्द क्या है? हेलो? एक मात्रिक. हाँ, एक मात्रिक. देखिए, अब रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए उसे रस्व स्वर कहते हैं. समझ में आया? रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है. एक मात्रा का समय उतना कहलाता है जितना समय अ बोलने में लगता है. अ बोलने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? एक मात्रा का समय कहते हैं. ठीक है? अ, ई, उ, रु, लृ, ये सब क्या है? रस्व स्वर है. अब देखेंगे दीर्घ स्वर क्या है? उसे कहते हैं द्विमात्रक, द्विमात्रिक. दीर्घ स्वर के उच्चारण में एक मात्रा से दो गुना समय लगता है और इसी कारण वे द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं. देखिए, आप कौन कौन से हैं द्विमात्रिक यानी दीर्घ स्वर? कौन कौन से हैं द्विमात्रिक यानी दीर्घ स्वर? कौन कौन से हैं? आ, ई, रस्व. अब जो रस्व में है उसके आगे वाले जो होंगे दीर्घ वाले, वो सब इधर होंगे. देखिए, अ का दीर्घ क्या होता है? आ. ई का दीर्घ ई. उ का दीर्घ उ. रु अकेला है, उ और लृ. उसके बाद ए, ऐ, औ, औ, ये दीर्घ स्वर है. रस्व स्वर, दीर्घ स्वर जसं मराठीमध्ये आहे तसंच आहे. अब देखिए, री आपण मराठीमध्ये ह्याला रू म्हणतो, हिंदीमध्ये त्यालाच काय म्हणतात? री. ये दीर्घ है और लू, लृ रस्व और दीर्घ दोनों में आते हैं. दोनों का प्रयोग अब नहीं होता है. इस प्रकार अब स्वरों की संख्या 11 हो पहले 14 थी. देखिए, पहले कितनी थी हिंदी की स्वरों की संख्या? 14 थी. अब कितनी है? 11 है. हाँ, क्यों 11 है उसका स्पष्टीकरण भी दिया है. देखिए, री दीर्घ और लृ, लू रस्व और दीर्घ दोनों का प्रयोग अब नहीं होता है. इस प्रकार अब स्वरों की संख्या 11 हो चुकी है, जो कि पहिले 14 थी. बऱ्याच वेळेला तुम्हाला असाही प्रश्न येईल की पहिल्यांदा किती होते, नंतर किती होते. तर पहिल्यांदा ते 14 होते, हे वरचे 11 प्लस हे 3. री, लृ और लृ, रस्व एक और दीर्घ एक. ये दीर्घ है री, यानी ऋषि में होता है, कृष्णा में होता है. री समजत आहे सगळ्यांना? हा री कुठला आहे? कृष्णा, कृष्णा. ठीक है. अब 11 हो चुके हैं. अब देखिए लुप्त स्वर क्या है, यानी त्रिमात्रिक. त्रिमात्रिक, एक मात्रिक, द्विमात्रिक के अतिरिक्त स्वर का एक और भेद होता है जिसे लुप्त यानी त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं. त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं. लुप्त के उच्चारण में एक मात्रा का तिगुना समय लगता है. क्या लगता है? लुप्त के उच्चारण में एक मात्रा का तिगुना समय लगता है. यह चिल्लाने, गाने, रोने और दूर से पुकारने में व्यवहारत म्हणजे वापरात होता है. जैसे बाप रे, बाप रे. याच्यावरती प्रश्न येतो आपल्याला लुप्त स्वरावरती. सगळ्यांच्या इकडे लक्ष आहे?
स्क्रीन दिसत आहे? हो सर. हा, तर आपल्याला जो क्वेश्चन येतो तो लुप्त स्वरांवरती येतो. तर लुप्त स्वर जो है वो आप किस वक्त व्यवहृत होता है? जिस वक्त हमें चिल्लाना होता है, जिस वक्त हमें गाना गाना होता है, जिस वक्त हमें रोना होता है और दूर से पुकारने में व्यवहृत होता है, उसे कहते हैं लुप्त स्वर. जैसे बाप रे, और उसके बाद ओम. आपको मालूम होगा ये ऐसे दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, यस यस दिखाया जाता है. हेलो. हो सर. यस सर. हाँ, जो ओ जो दिखाया जाता है उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं. ओम. गाने गाने भी होता है आ, उसके बाद जो आता है आ, मोटा वाला, जो गाने गाने में रोने में होता है. दूर से पुकारने में जैसे बाप रे होता है ओम. जैसा बा आ होगा इधर, बाप रे, उसे लुप्त कहते हैं. ठीक है, उसके आगे देखेंगे क्या है. मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर, देखिए आता जीवा की स्थिती आपल्या जिभेच्या आधारावर, म्हणजे जिभेवरती आपण तो स्वर कुठे उच्चारतो त्याच्यावरती बघा. आता एक है अग्रस्वर. पहला कौन सा है? अग्रस्वर. इन स्वरों के उच्चारण में जीवा म्हणजे जीभ मुंह में आगे की ओर जाती है. जैसे ई. आपली जीभ कुठे जाते बघा, पुढे जाते. ई. ई उच्चारण पहा. ई दीर्घ ई, ए दीर्घ ए, ऐ. ई ई ए ऐ. याच्यासाठी याचा उच्चार करताना आपली जीभ आहे ते काय होते, पुढे जाते. दिलेलं येतं जेव्हा मुंह के आगे की ओर जाती है, जैसे ई ई ए ऐ. ठीक है, हे झाले अग्रस्वर. उसके बाद है केंद्रीय या मध्य स्वर. मध्य स्वर जैसे बघा, इस स्वर के उच्चारण में जीवा मुंह के मध्य भाग में रहती है. जीभ आपली कुठे राहते? मुखाच्या बरोबर मध्यभागी राहते. हिंदी में केवल एक ही मध्य स्वर है और वो है अ. अ. जीभ थोडीशी पाठीमागे येते. अ. तुम्ही पण एकदा ट्राय करून बघा. अ. ई म्हणलं तर पुढे येते, परंतु अ म्हटलं तर थोडी मध्यावरती येते. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पच्च म्हणजे पाठीमागच्या. बघा, इन स्वरों के उच्चारण में जीवा मुंह के पीछे वाले भाग में जाती है. हमारी जो जीवा है वो क्या होती है, उस स्वर का उच्चारण करते समय अपने मुंह के पीछे वाले भाग में जाती है, तो इसको कहते हैं पच्च स्वर. उसमें स्वर देखिए आप, जो हमने यहां अभी पहले पहले ले लिए वही स्वर है. एक है रस्व यानी एक मात्रिक, दीर्घ यानी द्विमात्रिक, और लुप्त यानी त्रिमात्रिक. समझ में आता है? रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और लुप्त स्वर क्या है, उसके लिए मात्रा का हम परिमाण लगा सकते हैं. जैसे एक मात्रिक रस्व है, दीर्घ मात्रिक द्विमात्रिक है, द्विमात्रिक दीर्घ है, और त्रिमात्रिक क्या है, लुप्त है. जैसे देखिए आ पच्च स्वर, अ उ ओ औ, ये सब क्या है, पच्च स्वर है. इसके बाद देखिए आगे और चलते हैं थोड़ा. ओष्टाकृति के आधार पर, ओष्टाकृति म्हणजे आपले ओठ आहे त्याच्यावरती. वृत्तामुखी स्वर, वृत्तामुखी. इन स्वरों का उच्चारण में ओठों का आकार गोल होता है. जैसे देखिए अ, जब हम अ उच्चारण करते हैं तो हमारा जो ओठ है उसका आकार क्या होता है, देखिए करून बघा एकदा. अ म्हणजे क्या होता है, गोल होता है. उसके बाद उ ओ औ, ये सब क्या है, वृत्तामुखी स्वर है. यानी कि इन स्वरों के उच्चारण में ओठों का आकार क्या होता है, गोल होता है. ठीक है, उसके आगे देखते हैं अवृत्तामुखी स्वर. इन स्वरों के उच्चारण में ओठ का गोल नहीं होते हैं. जैसे आ, ई, दीर्घ ई, ए.
उसके बाद देखते हैं मुखाकृति। कौन से है? मुखाकृति के आधार पर, जीवा की ऊंचाई के आधार पर, जीवा की ऊंचाई देखते हैं। उसमें पहला है संवृत स्वर। जब जीवा का व्यवहृत भाग स्वर के उच्चारण के लिए मुख में अधिकतम ऊंचाई पर होता है तथा मुख संवृत यानी क्या कहते हैं उसे, बंद हो जाता है, ऊपर और नीचे के दांत पास पास आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। ऐसे स्थिति में उच्चारित होने वाले संवृत स्वर है ई, उ और दीर्घ उ। उसके बाद देखिए अर्ध संवृत स्वर। अर्ध उच्चारण के समय जब जीवा की ऊंचाई संवृत की तुलना में कम रहती है, बंद होते नहीं परंतु अर्धी बंद होते, तथा ऊपर और नीचे के दांत थोड़े थोड़े दूर होते हैं, खुलते हैं, अर्थात आधे, क्या बोलते हैं उसे, आधे ही बंद रहते हैं, तब अर्ध संवृत स्वर उच्चारित होते हैं। बघा, जैसे ए, ओ। ठीक है, इसके आगे देखेंगे विवृत स्वर। विवृत, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, विवृत। और संवृत का अर्थ क्या होता है? बंद हुआ। जब मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है तब विवृत स्वर का उच्चारण होता है। विवृत स्वर है आ। जे आपलं जे तोंड आहे ते पूर्णपणे त्यावेळेस काय झालं असतं, ओपन खुलं झालेलं असतं, त्यावेळेस आपण एक स्वर काढतो, त्याला आ म्हणतात। त्याच्यानंतर पुढे दिलेलं आहे अर्धविवृत। जसं वरती होतं तसंच संवृत होतं, जसं अर्ध संवृत तसं अर्धविवृत। आ से कम खुला हुआ तथा अर्ध संवृत आधा बंद से अधिक खुला होता है तब अर्ध विवृत स्वरों का उच्चारण होता है। जैसे देखिए अ, ऐ, औ। ये है। आगे देखते हैं अब उसके प्रकार जो है स्थान के उच्चारण पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जसे आपल्या मराठीमध्ये आहेत तसे आहेत। आता हे बघा, तालव्य आपण शिकलेलो आहे। जीभ के तालू के पास जाने से उच्चारित स्वर तालव्य स्वर कहते हैं। जैसे ई रस्व है, दीर्घ ई है, तालु कंठ्य कंठव्य, ए, ऐ ये स्वर है। उसके बाद कंठ्य कोमल तालव्य में अ, आ कंठ से बोलने जाने वाले कारण कंठ माने गए हैं। हिंदी में अब ये कंठ से ऊपर कोमल तालु स्थान से बोले जाने के कारण कोमल तालव्य हो गए हैं। देखिए अ, आ, औ कोमल तालव्य स्वर है। ओष्ठ्य जसं मराठीमध्ये आहे तसंच आहे, परंतु इथं थोडस वेगळं आहे। बघा ओष्ठ्य, एक मिनिट, ओष्ठ्य तो दोनों ओठों के गोल होने से वही से उच्चारित स्वर ओष्ठ स्वर कहते हैं। अ, उ ओष्ठ स्वर है। त्याच्यानंतर ओष्ठ कंठ्य स्वर। ओठ तो गोल किंतु ध्वनि कंठ से, बघा ओठ तो कैसे होते हैं? गोल होते हैं उस समय, किंतु ध्वनि कंठ से निकलता है, उच्चारित होता है, तो हम क्या कहते हैं? ओष्ठ कंठ्य स्वर कहते हैं। ओ और औ ओष्ठ कंठ्य स्वर है। मूर्धन स्वर मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले भाग से उच्चारित स्वर उसे मूर्धन्य स्वर कहते हैं। जैसे मुर्दा मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग होता है, जैसे री होता है, मूर्धन्य स्वर री। ऋषि। अनुनासिक, अनुनासिक स्वर आपल्याकडे ज्याला आपण अनुस्वार म्हणतो। बघा, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता बनी रहती है वे अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे बघा गांव,
दान, आंगन, सांचा इत्यादि अनुनासिक स्वर है। उसके बाद है निर्नुनासिक स्वर। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, घर, अपना इत्यादि। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता। बघा व्यंजनचं काय सांगितलेलं आहे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं होता उसे व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनी छिपी रहती है। आपल्याला माहित आहे मराठीमध्ये सुद्धा आपण जर हे असं म लिहिलं तर याच्यामध्ये अ आहे का? नाही. परंतु जर हे आपण असं म लिहिलं तर याच्यामध्ये काय असतं? अ असतं आणि तेच व्यंजन असतं। तेच काय असतं? व्यंजन असतं किंवा त्याला आपण काय म्हणतो? व्यंजन म्हणतो। आता ध्वनी आहे व्यंजन त्याच्यामध्ये एक कुठली तरी। हा तर म अ लक्षात ठेवा। जसे क अ क व्यंजन स्वर पूर्ण काय झालं? व्यंजन। ख अ ख व्यंजन स्वर पूर्ण काय झालं? व्यंजन। पुढे जाऊया। हे आपण पाहिलेलंच आहे। प्रत्येक व्यंजन अ से मिलकर संपूर्णता उच्चारित होता है। उसमें से अ को निकाल देने पर उसका रूप हलंत के साथ हो जाता है। हलंत आपल्याकडे जसा पाय मोडलेला शब्द असतो बघा, आपल्याला माहिती आहे क असा पाय मोडलेला असतो, तर याला काय म्हणायचं? हलंत म्हणायचं। जसं इथं बघा क ख ग न इसे हलंत कहते हैं। ये वर्ण है क्या? नहीं। वर्ण कब बनेंगे? जब हम उनको जो हलंत है वो हटा कर देंगे, उसके बाद उसका क्या बनेगा? वर्ण बनेगा। समजत आहे का हे सगळ्यांना? हलंत म्हणजे पायमोलीला जो आपल्याकडे वर्ण आहे तो। बिना बघा स्वर वाला। व्यंजन, हा बिना स्वर वाला, राईट। व्यंजनों का वर्गीकरण। आता आपण स्वराचं भरपूर आधारावर वर्गीकरण पाहिलेलं आहे। आता व्यंजनाचं पाहूया। तर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरयंत्री मुखी म्हणजे जे आपलं स्वरयंत्र आहे त्याच्यावरती या काकल्य व्यंजन कंठ से थोड़ा नीचे काकल या अलीजीवा के स्थान छोटी जीभ आपल्याला दिसते इथून से बोले जाने वाले व्यंजन को स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन कहा जाता है। जैसे ह स्वरयंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन है। ह ह ह चा उच्चार। कंठ व्यंजन यानी कोमल तालु, इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अंत ये व्यंजन कंठ व्यंजन कहलाते हैं। म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो? कंठ व्यंजन म्हणतो। कंठ व्यंजन कोमल तालुचं एकच आहे आपल्याकडे ह। ठीक है, उसके आगे अब यह माना जाता है कि इन व्यंजनों का उच्चार स्थान कोमल तालु यानी कंठ से ऊपर का स्थान है, इसलिए उन्हें कोमल तालव्य भी कहा जाता है। जैसे क ख ग घ ग कंठ या कोमल तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करती है वे सब क्या है? तालव्य व्यंजन होते हैं। जैसे च छ ज झ त्र य श। उसके बाद मूर्धन व्यंजन। मूर्धन व्यंजन है, अब पहले मूर्धन स्वर था, अब ये मूर्धन व्यंजन है। देखिए जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से द्वारा, जीभ के अग्रभाग के द्वारा मूर्धा यानी तालु का बीच वाला ऊपर का कठोर भाग को स्पर्श करने से होता है वे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। जैसे मराठीमध्ये सुद्धा तेच आहेत ट ठ ड ढ न
इसमें प एक एक्स्ट्रा आ गया है, देखिए हिंदीमध्ये एवढं वेगळं आहे. त्याच्यानंतर वत्स्य. आता बघा याच्यामध्ये काय आहे, वत्स्य मध्ये काय है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों से थोड़ा ऊपर मसूड़ों यानी वत्स के साथ जीभ के स्पर्श करने से होता है, उसे वत्स्य कहलाते हैं. न ल र स ये व्यंजन क्या कहलाते हैं, वत्स्य व्यंजन कहलाते हैं. अब दंत व्यंजन, दाताने जो व्यंजन वर्ण जीभ के ऊपरी नोक द्वारा ऊपर के दांतों का स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं, व्यंजन कहते हैं. जैसे त थ द ध, जसं मराठीमध्ये आहे तसंच हिंदीमध्ये आहे. पुढे आहे वेष्ट व्यंजन किंवा ओष्ठ व्यंजन. ओष्ट्य शब्द है ओष्ठ व्यंजन. जो व्यंजन वर्ण दोनों ओठों को मिलाने पर उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं वे ओष्ठ व्यंजन होते हैं. म्हणजे दोन्ही ओठांनी जो आपण वर्ण उच्चारतो त्याला काय म्हणतात, ओष्ठ व्यंजन म्हणतात. प फ ब भ म व आदि क्या है, ओष्ठ व्यंजन है. ठीक है. दंत्योष्ठ्य. दंत्योष्ठ व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के ओठ, किससे होता है, ऊपर के दांत और नीचे के ओठ मिलने से होता है, उसे दंत्योष्ठ व्यंजन कहलाते हैं. जैसे प है फ है, ये दंत्योष्ठ व्यंजन है. उच्चारण प्रयत्न के आधार पर आंतरिक प्रयत्न. स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ से स्पर्श होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाते हैं. इन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त है. स्पर्श व्यंजनों के पांच व्यंजनों के 5 वर्ग बनाए गए हैं. 5 वर्ग है, ठीक है, 5 वर्ग है. ठीक है, देखिए उदाहरणार्थ एक कंठ से क्या होता है, क वर्ग होता है. कंठ से कौन सा वर्ग होता है, क वर्ग होता है. देखिए अब उसमें कौन से व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन स्पेशली क ख ग घ ग. तालु से स वर्ग होता है, स छ ज झ त्र. मूर्धा से ट वर्ग, ट ठ ड ढ न. दंत्य से त वर्ग होता है, त थ द ध न. ओष्ठ्य से प वर्ग होता है, प फ ब भ म. जसं मराठीमध्ये आहे हे एवढं मात्र काय आहे, सेम आहे. क कंठ से क वर्ग, तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से त वर्ग, ओष्ठ से प वर्ग. लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर पाहूया पुढे अंत्यस्थ किंवा अर्ध्व स्वर व्यंजन. इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह में क्रमशः जीभ, तालु और ओठों का स्पर्श कम होता है, इसलिए इसे ईशत यानी तनिक स्पर्श व्यंजन कहते हैं. इन व्यंजनों का उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजनों के बीच होता है, अतः इन्हें अर्ध स्वर, आधे स्वर एवं आधे व्यंजन या अंत्यस्थ अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच में स्थिति. बघा कुठली स्थिती आहे, स्वर एवं व्यंजन के बीच में की स्थिति. न पूरे व्यंजन न पूरे स्वर. अंत्यस्थ स्वर को, व्यंजन को क्या कहते हैं, न पूरे व्यंजन न पूरे स्वर. व्यंजन भी कहा जाता है य व अंत्यस्थ अद्र स्वर स्पर्श व्यंजन है. त्याच्यानंतर पुढे जाऊया आपण ऊष्म संघर्षी व्यंजन. जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख आगे के परस्पर निकट आने से वायुमार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा हवा घर्षण संघर्ष के साथ
निकलती है वे संघर्ष व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा रगड़ के साथ निकलती है और गर्म उष्म हो जाती है, इसलिए उन्हें उष्म व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे श, श, स, ह संघर्षी यानी उष्म व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इन व्यंजनों के बोलने में या उच्चारण में सांस्पर्श क्या होता है, सांस्पर्श के साथ साथ कुछ घर्षण के साथ निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना जाता है। जैसे च, स, ज, झ, त्र, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्व से निकलती है, इसलिए वे व्यंजन पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। हुआ। देखिए, ल क्या है, पार्श्व व्यंजन का उदाहरण है। लुंठित यानी प्रकंपित व्यंजन, जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ लुढ़कती या प्रकंपन करती है, वह लुंठित प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे र, बघा र उच्चारण पाहिल्यानंतर आपली जीभ काय होते, थोडी व्हायब्रेट झाल्यासारखी वाटते, उसे क्या कहते हैं, लुंठित यानी प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उसके बाद उत्सिक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर मूर्धा को झटके के साथ कुछ दूर तक छूकर किया जाता है, उसे उत्सिक्त व्यंजन कहलाते हैं। जीभ को 2 बार स्पर्श करने से उत्पन्न होने का कारण द्विस्पृष्ट व्यंजन तथा जीभ के मूर्धा पर मारने से उत्पन्न होने के कारण ताड़नजात व्यंजन भी कहलाता है। जैसे ड और ढ, त्याच्या खाली एक टिंब आहे पहा, ड ढ। पुढे पाहूया अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन या नासिक्य व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। नाक से हवा निकलने के कारण ये नासिक्य अथवा अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे ग, त्र, न, न, म अनुनासिक यानी नासिक्य व्यंजन है। उच्चारण प्रयत्न म्हणजे उच्चारण करण्याच्या आधारावर। अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा गले कंठ से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उसे अघोष म्हणजे घर्षण होत नाही असं, अघोष, अघर्षित, अघोष, उन व्यंजनों को अघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन, प्रथम और द्वितीय, जसं क ख, च छ, ट ठ, त ध, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन प फ और श स तथा विसर्ग अघोष है। अघोष, कंपन नहीं होता। अब घोष वाले क्या है, घोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा गले कंठ से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, उन व्यंजनों को घोष व्यंजन कहा जाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम व्यंजन ग घ ग, च छ ग, ड ढ न, द ध न, प भ म घोष व्यंजन है। घोष और अघोष, ये कंपन, घर्षण। अल्प प्राण, देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस कम मात्रा में लगने या सांस की कम मात्रा लगानी पड़ती है तथा जिनमें हकार जैसी ध्वनि होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन क ग ग, च ज, त्र ट ड न, त द न, प ब म तथा अंत्यस्थ व्यंजन य र ल अल्पप्राण व्यंजन है।
महाप्राण व्यंजन देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की अधिक मात्रा लगानी पड़ती है या सांस अधिक मात्रा से निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। कौन सा है महाप्राण? इन व्यंजनों में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय चतुर्थ व्यंजन वर्ण तथा समाप्त उष्म वर्ण महाप्राण है। ख, घ, छ, ज, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह. आता हे सगळे काय आहेत? महाप्राण आहेत. लक्षात ठेवायचं आपल्याला महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष, घोष, विसर्ग, विसर्ग देखिए, विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग हिंदी के तत्सम शब्दों में होता है जैसे प्रातःकाल, अंतकाल, अंतकरण, अंतःकरण असं आपण म्हणतो, दुःख आदि। विसर्ग का उच्चारण ह जैसा होता है। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? ह जैसा होता है, जैसे अंतःकरण, प्रातःकाल ऐसे जैसा होता है। ह घोष व्यंजन है जबकि विसर्ग अघोष ध्वनि है। ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान काकल्य होने के कारण विसर्ग का ध्वनि ह जैसी ही हो गई है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर किंवा संयुक्त व्यंजन हिंदी में क्ष, क प्लस श, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस ञ, श्र, श प्लस र, 4 संयुक्ताक्षर है। हिंदीमध्ये किती आहेत? 4 आहेत. कोणकोणते? क्ष, त्र, ज्ञ किंवा ज्ञ म्हणतात त्याला, आणि श्र, ये 4 है। इन संयुक्त अक्षरों के लिए अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित है किंतु ये अलग से कोई नए व्यंजन नहीं है। अंत क्ष, त्र, ज्ञ, श्र स्वतंत्र व्यंजन न होकर संयुक्त व्यंजन है। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए अक्षर ड और ढ बनाए गए हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे ड ढ में र की ध्वनि मिली है। इस बिंदु में क्या है? इस बिंदु में र की ध्वनि मिलाई गई है। इनका उच्चारण साधारण से होता है किंतु कभी कभी जीभ का अलग मात्रा पलटकर मूर्धों में लगाने से भी वे उच्चारित होते हैं। चंद्र बिंदु हिंदी की यह अपनी ध्वनि है। इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं है। चंद्र बिंदु के उच्चारण के समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। चंद्र बिंदु युक्त शब्द का प्रयोग निम्नलिखित है जैसे गांव, चंद्र बिंदु, पाव, बांध, आंगण आदि। हलत, हलंत, हलंत आताच आपण पाहिलं होतं, याच्यावर पण प्रश्न येतो। व्यंजनों के बीच जब एक तिरछी रेखा व्यंजनों के बीच किंवा व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लाइक दिस लगाई जाए तब वह हलंत कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसे हलंत। ये क्या है? व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा होती है। हलंत लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर का वर्ण का बिल्कुल अभाव है या व्यंजन आधा है। बघा, हलंत म्हणजे काय आहे? जसं आपल्याकडे पाय मोलेला असतो त्यावेळेस ते काय असतं? व्यंजन अर्ध असतं। तसंच व्यंजन आधा है। जैसे क व्यंजन वर्ण है, इसमें अ स्वर की ध्वनि छिपी है। यदि हम इस ध्वनि को बिल्कुल अलग कर देना चाहें तो क में हलंत लगाना आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में इसका रूप इस प्रकार होंगे क, ख, ग, घ वगैरह। उसके बाद है चंद्र। कुछ शब्दों में चंद्र का प्रयोग होता है। यह बिंदु रहित चंद्र है। बिंदु रहित चंद्र है, यह बिंदु नहीं है। इसका प्रयोग प्राय अंग्रेजी के शब्दों के साथ होता है जैसे नॉलेज चंद्र है, ऑफिस, डॉक्टर आदि। ठीक आहे, आता इथं तुम्हाला दिलेलं आहे काही प्रश्न, ते मी तुम्हाला नंतर देईनच। तर आपल्याला याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे की
तर वर्ण के भेद, स्वर है एक बाजू में, ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक उसे कहा जाता है, दीर्घ स्वर है द्विमात्रिक कहा जाता है, लुप्त स्वर है उसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। ये स्वर के तीन प्रकार है। आगे व्यंजन में स्पर्श व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, और इसके परिभाषा वगैरह इसमें दे चुके हैं सब। ये अच्छा बुक है इसलिए मैंने ले लिया है इधर। ठीक आहे, तर आपल्याला वर्णमालेवरून काही प्रश्न येणार आहेत। हिंदी आणि याच्यामध्ये जो काही फरक आहे तो आपण फक्त टॅग करायचा आहे किंवा तो लक्षात ठेवायचा आहे, बाकी तर बरंच सेम असणार आहे। ठीक आहे, याच्यामध्ये कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे का वर्णमालामध्ये? हॅलो हॅलो, सर हे कोणतं पुस्तक आहे? हे पुस्तक माझ्याकडे बरीचशी पुस्तकं आहेत मॅडम, त्यापैकी मी हे आपल्या टीईटी साठी सिलेक्ट केलेलं आहे। अजूनही बरीचशी पुस्तकं आहेत हिंदी ग्रामरवरची माझ्याकडे, परंतु हे मला माझे आपल्याकडे जे मागच्या वेळेस जी प्रश्नपत्रिका झाली ना त्याच्यामध्ये हिंदी वर्षी आलेलं आहे बघा, किंवा हिंदीचा पेपर झालाय आपला मागच्या वेळेस, 30 प्रश्न आलेले आहेत हिंदीवरती, आलेत का? हो सर। हा, तर ते प्रश्न अगोदर मी पाहिले, त्याच्यानंतर अशी अनेक पुस्तकं पाहिली मी। अनेक पुस्तकं पाहिल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की दुसरं तिसरं कुठलं पुस्तक आपण मुलांना रेफरन्ससाठी देण्यासाठी किंवा मी स्वतः करण्यापेक्षा हे चांगलं आहे, आपण ह्याचा रेफरन्स घेऊया, त्याच्यामुळे मी हे घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये ते करत असताना माझ्या हे पण लक्षात आलं की ते एक गोष्ट सांगितली होती बघा त्यांनी, एक मिनिट इथं आहे बघा, हा देखिए हे री दीर्घ और लू लू ल ह्रस्व और दीर्घ दोनों का प्रयोग अब, हे महत्वाचं आहे, दोनों का प्रयोग अब नहीं होता है, म्हणजे हे अपडेटेड पुस्तक आहे। हे पुस्तक कसं आहे, अपडेटेड है। इस प्रकार अब स्वरों की संख्या 11 हो जो पहले 14 थी। म्हणजे असे बरेच ह्याच्यात घटक आहेत खाली दिलेले, स्पेशली हे लुप्त स्वराचं आहे। त्याच्यानंतर हे जे तुम्हाला मी इथं हलंत दाखवलं, एक हलंत म्हणून होतं बघा, ते दुसऱ्या बऱ्याच पुस्तकामध्ये त्याचा रेफरन्स नाही त्या हलंतचा, किंवा ते आपल्याला कळत पण नाही नेमकं काय आहे, परंतु इथं मात्र त्यांनी व्यवस्थित ते दिलेलं आहे। त्याच्यावरून मग मी अजून हे घेतलं, एक हलंत होतं की आता हो का इथं हे व्यंजनों के बीच जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तब वह हलंत कहलाते। तर असे बरेचसे पॉइंट ह्याला हे करून, आणि आता इथं तुम्ही म्हणाल की सर तुम्ही आम्हाला स्वराचे प्रकार म्हणजे काय शिकवलं हे, तर हे सगळ्या दृष्टिकोनातून दिलेलं आहे। एक मिनिट तुम्हाला दाखवतो बघा, वर्णमाला झाला, स्वर आता इथं दिलेलं आहे। आपण काय करतो जनरली एकाच कुठल्या तरी आधारावरती, जसं मराठीचं व्याकरण आहे ते आपण काय उच्चार स्थानावरून पन्न्यावरच्या भेदावरून आपण ते केलेलं आहे, तसं बघा ही स्वर के भेद, परंतु कसे मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, हे वेगळं झालं बरं का। हे मुख्य प्रकार आहे, असा तुम्ही व्यवस्थित तिथं टॅग करायचा। हो का, हा वेगळा प्रकार आहे। आता बघा हे मात्रा के उच्चारण ते झालं बघा, दुसरं नंबर 1 इथं दिलेलं आहे, कशाच्या आधारावर, मुख में जीवा की स्थिती के आधार पर, म्हणजे तोंडातील आपल्या जिभेच्या स्थितीवरती आधारित। आग्रस्वर म्हणजे जे आपण स्वर उच्चारताना आपली जी पुढे येते, इन स्वरों के उच्चारण में जीवा मुंह के में आगे की ओर जाती है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। असंच आहे बघा, इकडे काय आहे, केंद्रीय आणि मध्य स्वर हे आहेत प्रत्येकाकडे, हे पच्च स्वर पण आहे, परंतु बऱ्याच ठिकाणी पुन्हा हे बघा उच्चारण स्थान के आधार पर हे वेगळं आहे बरं का। हे तुम्हाला मी नोट्स पाठवतच आहे, तर हे अगोदर टॅग करा की 4 प्रकार आहेत आणि त्याच्या आधार पर हे स्वर आहे, कुठं व्यंजन आहे, हे थोडं बारकाईने आपल्याला पाहावं लागेल। बाकी तर सगळं सेमच असतं, परंतु आपल्याला हे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यवस्थित करायचं आहे, त्याच्यावर पण प्रश्न असतो, किंवा अनुनासिक स्वर है, व्यंजन वर्ण है, संयुक्त है, व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर हे वेगळं असणार, आणि पुन्हा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इथंच बघा या बाजूला काय दिलंय,
काय आपण घेणार आहे? स्वर, व्यंजन घेणार आहे. पण याचं वर्गीकरण कशाच्या आधारावर दिलं? इथं उच्चारण. तर इथं कशाच्या दिलं? प्रयत्न, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, आंतरिक प्रयत्न, स्पर्श व्यंजन, हे थोडंसं आपल्याला करावं लागेल. बाकी तुम्हाला याच्यातून प्रश्न येईलच. हलंतवरती येतो किंवा अंत्यस्थवरती येईल, उष्म संघर्षीवरती येईल, दंत्यवरती, दंत्योष्ट्य, दंत्योष्ट्य हे मराठीमध्ये आहेच आहे. परंतु हे थोडं विशेष तुम्ही लक्ष द्या याच्याकडे. आपल्यासाठी थोडस नवीन असल्यामुळं समजायला थोडस हार्ड आहे. ठीक आहे, कट करू का? हे तुम्हाला मी पाठवणारच आहे, त्यामुळे तुम्हाला हो ते सर. अधिक जवळून पाहता येईल किंवा त्याचा रेफरन्स घेता येईल. पण हिंदी म्हणजे पण काय फार अवघड असं काही नाहीये. थोडस आपण मन लावून केलं की होणार आहे. आणि आता आपण मराठीचं आणि सायकोलॉजीचं बऱ्यापैकी कव्हर केलेलं आहे. त्यामुळं आता आपण हिंदी आणि इंग्लिशच्याच पाठीमागे आहे. हिंदी आणि इंग्लिश या 2 आठवड्यामध्ये त्या पातळीपर्यंत आणू जिथून पुढे आपल्याला त्याचा जास्त लोड वाटणार नाही. आपलं सायकोलॉजी बऱ्यापैकी झालेलं आहे आणि मराठी पण झालेलं आहे. त्याचबरोबर इतर जे आहे सायन्स आणि सोशल सायन्स त्याचं पण हळूहळू पुढे केलं. ठीक आहे, कट करू का? हो सर. धन्यवाद.